नमस्ते साथियों, आज हम लैंथेनाइड श्रेणी से रिलेटेड कुछ गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार आज इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लें, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वह समय समय पर आपको प्राप्त हो सके। तो लैंथेनाइड हमने अपनी लास्ट क्लास में लैंथेनाइड श्रेणी है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे लैंथेनाइड संकुचन या जिसको आप बोलते हैं आकुचन। लगभग ये देखा गया है कि जब डी और ए ब्लॉक से क्वेश्चन बनता है तो इस क्वेश्चन की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि लैंथेनोइड या नाइड बोल देते, लैंथेनोइड संकुचन या इसको बोल देते हैं आकुचन। लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुचन। देखो, संकुचन या आकुचन शब्द का मतलब होता है सिकुड़ना, और कोई चीज़ जब सिकुड़ेगी तो उसका आकार क्या होगा? कम होगा। उसका आकार क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि लैंथेनाइड संकुचन की हम जब बात करते हैं तो लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 57 लैंथेनम आएगा, फिर 58 पे सीरियम, फिर ये सीरियम से लेकर कहाँ तक? 71 ल्यूटेशियम तक होती है। अब यहाँ पर आपको देखना, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो सीधी सी बात है परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी। किसमें? प्रभावी नाभ के आवेश में वृद्धि होगी। और प्रभावी नाभ के आवेश में जब भी वृद्धि होती है तो परमाणु का जो आकार है वो घटता है, आकार में कमी आती है। सीधी बात है। तो आवर्त सारणी में जब हम लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता है, जिससे आकार घटता है। एक तो ये प्रभाव लागू होता है। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव, जो आपने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था, उसको आप यहाँ से समझें। परिरक्षण प्रभाव, डी ब्लॉक के तत्वों पर तो परिरक्षण प्रभाव लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं। कैसे समझना कि जब आप ये इलेक्ट्रॉन भरते हो तो लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉन में क्या था आपका? N-2F 0 से 14, फिर D 0 या 1 और N, और यहाँ था ये N-1 और ये NS2, ऐसा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये सपोज किए ये नाभिक है तो यह हो जाएगा आपका 4F, ये हो जाएगा आपका 5D और ये हो जाएगा 6S। तो 6S में तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने? 2। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 4F में। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर होने के कारण दूरी डिस्टेंस ज़्यादा गया, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण 4F के इलेक्ट्रॉन 6S के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। इस कारण से इन तत्वों पर जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो लगभग नगण्य होता है। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में क्या था कि ये नाभिक माना तो ये आपका हो गया 4D और ये क्या था? 5S। तो ये 5S हो गया। तो सीधी बात है, जब S में इलेक्ट्रॉन थे वो डी वाले इलेक्ट्रॉन S को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन यहाँ पर 5D बीच में आने के कारण तो ये अगर डी ब्लॉक की तुलना में यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? बहुत कम लगता है। तो आकार तो बढ़ेगा नहीं, आकार क्या वो घटेगा। इसी लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जो आकार में लगातार कमी आती है उसी कमी को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। संकुचन का मतलब सिकुड़ना या आकुचन। फिर से रिपीट करो, लैंग्वेज के रूप में हम क्या लिखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के फलस्वरूप प्रभावी नाभ के आवेश के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण आकार में कमी आती है, आकार घटता है। जबकि डी ब्लॉक की तुलना में यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव नगण्य लगता है। तो आकार में आई इसी कमी को लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुचन कहते हैं। इसके बाद इस लैंथेनाइड संकुचन या आकुचन का आवर्त सारणी के तत्वों पर क्या प्रभाव होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से हम करते हैं कि लैंथेनोइड श्रेणी में
लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होने के कारण, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण इनका आकार लगातार घटता है, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में यहाँ परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। इस कारण लेंथेनॉइड श्रेणी, इस कारण क्या लिखा है, इस कारण लेंथेनॉइड श्रेणी में लगातार आकार में आई कमी को लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। क्लियर है? देखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आ चुका है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब देखो लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव, लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव। पहली बात एक बार सुनना कि लेंथेनॉइड तत्वों के लगभग जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, तो समान होने के कारण इनका पृथक्करण करना मुश्किल होता है, लेकिन आकार में लगातार कमी होती है और आकार में अंतर के कारण इनके संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति में अंतर होता है। इस कारण से तो पहला, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ही लेंथेनॉइड तत्वों का पृथक्करण संभव है। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनका आकार लगातार कम होता है, इसी कारण से इनका पृथक्करण संभव है। तो पहला लेंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव लिख सकते हो कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, क्या लिखा है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनका पृथक्करण संभव है। पृथक्करण संभव को इनको हम अलग कर सकते हैं, तो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनका पृथक्करण संभव है। दूसरा, जब हमने डी ब्लॉक पढ़ा था, 4D और 5D पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि 4D और 5D तत्वों का आकार लगभग समान होता है, किसके कारण, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। तो दूसरा लिख देंगे यहाँ पे कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D तथा 5D संक्रमण श्रेणी, 4D तथा 5D संक्रमण श्रेणियों के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। तो मैंने इसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर बताया था कि जैसे
तीसरे वर्ग पर ये बात लागू नहीं होगी, चौथे वर्ग से लागू होगी। जैसे हमने लिखा जर्कोनियम, तो जर्कोनियम का आकार लगभग है वो हैफनियम के बराबर होता है। जर्कोनियम का आकार किसके बराबर होता है? हैफनियम के बराबर होता है। नायोबियम, नायोबियम का जो आकार है वो लगभग टेंटेनम के बराबर होता है। तो ये चीज़ें केवल लेंथ एंड संकुचन के कारण पॉसिबिलिटी है। और तीसरे लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि आकार में कमी आती है। तो आकार में कमी आने के कारण, आकार में लेंथ एंड सेन के आकार में कमी आएगी, जिसके कारण इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति में कमी आती है। तो यहाँ कहना देते हैं कि लेंथेनोइड संकुचन के कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड, बड़ा जगह इधर नहीं है तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की क्षारीय सामर्थ्य लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण चाहे इनके ऑक्साइड हो या इनके हाइड्रोक्साइड हो, लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ तक जाएंगे तो इनकी क्षारीय सामर्थ्य का मान क्या होगा? घटेगा। तो ये था अपना एक टॉपिक, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है और उसका आवर्त सारणी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैंने यहाँ पे समझा दी, क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता। इसके बाद अपने को याद करना कि एक सीरियम है, सीरियम +4 रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था, लेकिन ये परबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, क्योंकि सीरियम का उत्कृष्ट गैस विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो सीरियम 4+ होगा, लेकिन लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3 होती है, इस कारण से सीरियम 4+ है। सीरियम 4+ से सीरियम 4+ से 3+ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं सीरियम वाली एक बात लिख देता हूँ नोट लगा के, जो काफ़ी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए जगह इधर ही बची है नोट कि याद करना है कि सीरियम 4+ का उत्कृष्ट, सीरियम 4+ का उत्कृष्ट गैस विन्यास, गैस अभिविन्यास, सीरियम 4+ का उत्कृष्ट गैस विन्यास इसके बनने में सहायक होता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिनोन जो है उसका उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर लेता है। परंतु यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब देखो मैंने बार बार कहा है कि ऑक्सीकारक का मतलब होगा अपचयन, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो 4+ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +3 में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अतः यह +3 अवस्था में आ जाता है, अतः यह +3 अवस्था में आ जाता है। फिर सीरियम 4+ से सीरियम 3+, सीरियम 4+ से किस में परिवर्तित हो रहा है? सीरियम 3+। तो सीरियम 4+ से सीरियम 3+ के लिए ई नोट का मान +1.74 वोल्ट, +1.74 वोल्ट होता है, जो यह दर्शाता है कि ये जल को ऑक्सीकृत कर देता है, जो यह दर्शाता है कि यह जल को ऑक्सीकृत कर देता है, यह जल को ऑक्सीकृत कर देता है। यद्यपि यह अभिक्रिया धीमी गति, यद्यपि यह
अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न, यद्यपि यह अभिक्रिया क्या होती है, धीमी गति से संपन्न होती है, इसलिए सीरियम +4 तो क्या, सीरियम 4 एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक होता है। इसलिए सीरियम 4+ एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक होता है। तो ये क्वेश्चन भी जो मैंने लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ चीज़ें हमें समझा दूं, फिर से रिपीट। सबसे पहले बात कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि साहब लेंथेनाइड संकुचन या आकुचन किसे कहते हैं। मैंने डेफिनेशन पूरी समझा दिया, आपको शॉर्ट में लिखना तो ये लिखना कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इनका आकार क्या होता है। लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इनका आकार लगातार घटता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन या आकुचन। ये पूरा डिटेल से लिखा हुआ था। इसके बाद इसके प्रभाव याद करना। एक तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका पृथक्करण क्या होता है, संभव होता है। दूसरा, लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4f और 5d संक्रमण श्रेणियों का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीय सामर्थ्य होती है वो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटती है। इसके बाद आपको एक याद करना है कि जो सीरियम 4+ है वो +3 में क्यों परिवर्तित हो। सीरियम 4+ का मतलब क्या हो गया, इसका जो 4f है वो 0 हो गया। तो ये विन्यास तो तय होना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइड तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3 होने के कारण ये +3 में परिवर्तित होता है। तो ये चीज़ें यहाँ समझाई है कि सीरियम 4+ का उत्कृष्ट गैस विन्यास इसके परंतु ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक का मतलब अपचयन याद करना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो ये 4+ से किस में परिवर्तित हो जाएगा, +3 में। और इसीलिए जो +4 से +3 में जब परिवर्तित होता है तो उसके लिए जो E0 का जो मान है 1.14 आता है, जो ये दर्शा देता है कि ये जल से भी अभिक्रिया करके उसको ऑक्सीकृत कर देता है। ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है। इस कारण से सीरियम 4 एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक माना जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो केवल हम एक चार्ट के द्वारा इजीली समझ लेंगे, जिससे आपकी बिल्कुल माइंड में बात फिट हो जाएगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो इसके बाद इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो एक चार्ट के द्वारा मैं समझाता हूँ, और उसको आप इजीली चार्ट से समझोगे तो रिएक्शन आपको इजीली याद हो जाएगी। वैसे रिएक्शन कम पूछी जाती है। लेंथेनाइड संकुचन या आकुचन का क्वेश्चन है वो लेंथेनाइड श्रेणी में सबसे ज़्यादा होता है, या इसमें कौन से तत्व ऑक्सीकारक या अपचायक की बात व्यवहार करते हैं, जो पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे पहली बात, जितने भी लेंथेनाइड तत्व होते हैं, देखो यहाँ से ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। आप लिखते हो लेंथेनम तत्व है, इसको तो रिप्रेजेंट करते हैं La से, और लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व है इनको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथेनॉइड, Ln से। लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व है उनको अगर एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, Ln के द्वारा। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन बनाते हैं तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि यहाँ मैंने क्या लिख रहा हूँ, Ln लिखा, इसको यहाँ गोला किया। अब देखो इसकी अलग अलग अभिक्रिया है। लेंथेनाइड धातु होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। इस कारण से जब भी आप इसकी अम्लों के साथ क्रिया कराओगे, अम्ल के साथ ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो पहली रिएक्शन तो अपने को यहाँ याद होनी चाहिए कि अम्लों के संग अगर लेंथेनम तत्वों की आप अभिक्रिया अम्ल के साथ कराओगे तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कौन सी गैस बाहर जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2। अब क्या किया, हो गया हैलोजन के साथ, याद कर लेना ये बात। अगर लेंथेनाइड तत्वों की अभिक्रिया आप हैलोजन के साथ कराओगे तो जो लेंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। इस कारण से ये क्या बनाएगा, LnX3 बनाएगा। लेंथेनाइड हैलाइड का निर्माण करता है, LnX3 का निर्माण होगा, Ln
X3 का निर्माण होगा। क्लियर है। इसके बाद आपने क्रिया किसके साथ करवाई, हैलोजन के साथ, तो Ln X3 बन गया। इसके बाद यदि आप इनकी क्रिया H2O के साथ, जल के साथ इनकी क्रिया करवाते हो तो लैंथेनम जल के साथ क्रिया करके लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। तो सीधी सी बात है कि क्लियर होनी चाहिए, क्या बनेगा, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में कौन सी गैस बाहर जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। इसके बाद यदि आपने इसकी क्रिया कार्बन के साथ करवाई, कार्बन के साथ या कार्बन के संग, तो कार्बन के साथ अगर आपने क्रिया करवाई तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो विशेष रखना, लैंथेनम जितने बनाएंगे वो ये बनेगा LnC2। क्लियर कर लेना, LnC2 बनता है, LnC2। और यदि आपने इस लैंथेनाइट तत्व की क्रिया नाइट्रोजन के साथ करवाई, नाइट्रोजन के संग इनकी अभिक्रिया करवाई तो आपका Ln, तो नाइट्रोजन में -3 होता है, ये भी 3, तो Ln कैपिटल N ये बन जाएगा Ln। लेकिन यदि आपने इनकी क्रिया सल्फर के साथ गर्म किया, सल्फर के साथ गर्म किया, तब ये बनेगा आपका Ln2S3। क्या बनेगा, Ln2S3। और यदि आपने इनको ऑक्सीजन के साथ ज्वलन किया, ऑक्सीजन के साथ इनको जलाया, ऑक्सीजन के साथ ज्वलन मतलब जलाया, तो आपका बन जाएगा Ln2O3। तो ये चार्ट जितने भी रिएक्शन अगर हम वैसे अलग अलग पढ़ते उन सबको हमने यहाँ एक साथ कंबाइंड ले लिया है, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल बात क्लियर हो जाए कि लैंथेनम की क्रिया जब भी हैलोजन के साथ होगी तो LnX3 बनेगा, जल के साथ करवाएंगे तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगर कार्बन के साथ अभिक्रिया कराओगे, किसके साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन होगी तो LnC2 बनेगा। अगर नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराओगे तो Ln बनेगा। अगर सल्फर के साथ गर्म करोगे तो Ln2X3 बनेगा। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो Ln2O3 बनेगा। और अम्लों के साथ क्रिया करवाते तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बात और लिख लेना कि नोट करिए, लैंथेनाइट तत्व होते हैं वो प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग, देखो सीधी सी बात है कि पिछली क्लास में मैंने रिपीट किया था कि ऑक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला। तो लैंथेनाइट तत्व, लैंथेनोइड ये लिख रहा हूँ, लैंथेनोइड तत्व प्रबल ऑक्सीकारक, लैंथेनोइड तत्व प्रबल ऑक्सीकारक की तरह, लैंथेनोइड तत्व प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग कर देते। एक रिएक्शन लिखना चाहते हो, लिख लो, लैंथेनम है वो लैंथेनम 3+ बनाएगा नॉर्मली और 3 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग। तो ये रखना, लैंथेनोइड तत्व होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होगा, ऑक्सीकारक का मतलब तो आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, प्रबल अपचायक, इसी तरह प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता। मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर कन्फ्यूजन ना हो कि अगर कहीं पर आप क्या लिख रहे हो ऑक्सीकारक तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। अगर आपने ऑक्सीकारक लिखा तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, और अगर आपने लिखा है अपचायक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला। बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद लैंथेनाइट श्रेणी में एक लास्ट टॉपिक बचता है अपना, लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों के उपयोग।
इनकी एक विशेष मिश्र धातु बनती है जिसको बोलते हैं मिश्र धातु। वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, उसकी बात करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर गाड़ी को हम आगे बढ़ाएं अपने। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करें कि लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग, क्वेश्चन आते हैं इनसे। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लैंथेनॉइड तत्वों के, तो यहाँ से आप 2-3 बातें बिल्कुल इजीली समझने की कोशिश करो। सबसे पहले कि लैंथेनॉइड जो तत्व होते हैं, लैंथेनॉइड तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं, जिसके कारण इनसे आसानी से मिश्र धातु बना जा सकती है, आराम से मिक्स हो जाएगा। तो आसानी से इनसे मिश्र धातु बना जा सकती है। इनकी मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं, इनकी मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं, जिनका मुख्यतः उपयोग अपचाय के रूप में किया जाता है। और ये जो मिश्र धातु होती है उसमें 95% लैंथेनॉइड होगा तत्व होते हैं और 5% आयरन होता है, और बहुत सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कार्बन या मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लैंथेनॉइड तत्वों के उपयोग में कि लैंथेनॉइड तत्वों के गुण, क्या लिखा है, लैंथेनॉइड तत्वों के गुण लगभग समान होने के कारण इनसे आसानी से मिश्र धातुएं बनाई जाती, इनसे आसानी से मिश्र धातुएं बनाई जाती है। इन मिश्र धातुओं को, ये शब्द याद कर लेना, मिश्र धातु, मिश्र मेटल, मिश्र धातु कहते हैं। तो प्रश्न आता है मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो लैंथेनॉइड तत्वों की जो मिश्र धातुएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु का जो उपयोग है वो किस रूप में किया जाएगा? अपचायक के रूप में किया जाता है। इन मिश्र धातुओं में 95% लैंथेनॉइड तत्व, इन मिश्र धातुओं में लगभग कर लेना, थोड़ा बहुत 19 भी हो सकता है, लगभग 95% एंथेनॉइड तत्व तथा 5% Fe मतलब आयरन पाया जाता है और बहुत सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कार्बन तथा मैग्नीशियम उपस्थित होता है। आप ये मुझे लेना कि सर ये 95 और ये 500 हो गए तो ये कहाँ से आएगी? तो लगभग बोल रहा है, तो इनमें थोड़ी बहुत मात्रा में, बहुत कम मात्रा में सल्फर, कार्बन और मैग्नीशियम उपस्थित होता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लैंथेनॉइड तत्वों के गुण होते हैं वो लगभग समान होने के कारण आसानी से ये मिश्र धातुएं बना लेती है। उन मिश्र धातुओं को हम मिश्र धातु कहते हैं और इन मिश्र धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। मिश्र धातुओं में 95% लैंथेनॉइड, 5% का आयरन पाया जाता है और बहुत सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कार्बन और मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला अगर उपयोग की बात करें तो जो मैग्नीशियम मिश्र धातु होती है, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग मतलब बंदूक की गोली बनाने में, कवच बनाने में और जेट इंजन का नाम सुना होगा, उनके पुर्जे अर्थात उनके उपकरण बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह लिख देते हैं कि
मैग्नीशियम युक्त मिश्र धातु का उपयोग, क्या लिखा हमने, मैग्नीशियम युक्त मिश्र धातु का उपयोग बंदूक की गोली, मैग्नीशियम युक्त मिश्र धातु का उपयोग बंदूक की गोली, कवच तथा जेट इंजन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे सीरियम परमाणु अध्ययन। सीरियम क्या होता है बेटा, ताप और पराबैंगनी किरणों का अच्छा अवशोषक होता है, अतः इसका उपयोग क्या, चश्मे बनाने में किया जाता है। तो लिखते हैं सीरियम ताप एवं पराबैंगनी किरणों का अच्छा सीरियम ताप एवं पराबैंगनी किरणों का अच्छा अवशोषक होता है, अतः इसका उपयोग, बोलते हो ना आप ऐनक, इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। तो सीरियम का विशेष याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लेंथेनाइड तत्व के कुछ ऑक्साइड स्फुटदीप्ति का मतलब अंधेरे में वो चमकते हुए नजर आते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व के कुछ ऑक्साइड होते हैं वो स्फुटदीप्ति का गुण प्रदर्शित करते हैं, अतः इनका उपयोग टेलीविज़न के पर्दे बनाने में किया जाता है। और एक आता है कि पेट्रोलियम के पेट्रोलियम के भंजन में सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि लेंथेनॉइड तत्वों के कुछ ऑक्साइड स्फुटदीप्ति गुण प्रदर्शित, लेंथेनाइड तत्वों के कुछ गुण स्फुटदीप्ति, लेंथेनाइड तत्व के कुछ ऑक्साइड स्फुटदीप्ति गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनका उपयोग टेलीविज़न के पर्दे बनाने में किया जाता है। एक लास्ट और उपयोग रह गया, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस बचा नहीं अपना। पॉइंट नंबर 5, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन में। बेटा पेट्रोलियम को मतलब तो समझते होंगे आप कि पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आ जाता है आपका। तो पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन में या भंजन के लिए सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये था अपना लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। फिर से एक बार फटाफट हम रिपीट कर लेते हैं। पहली बात, लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातु, देखो ये क्लियर होना चाहिए, लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातु होती है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु, जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? अपचाय के रूप में। और विशेष बात करें, जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं उसमें 95% क्या होगा? लेंथेनाइड तत्व होगा। दूसरा, मैग्नीशियम युक्त मिश्र धातु का उपयोग बंदूक की गोली, कवच और जेट इंजन के पुर्जे बनाने में किया
जाता है। जो सीरियम है वो ताप और पराबैंगनी किरणों का क्या होता है, अच्छा अवशोषक होता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। लेंथेनॉइड के ऑक्साइड स्फुटयुक्त गुण प्रदर्शित करते हैं, तो टीवी के पर्दे बनाने में किए जाते हैं। और पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन में किसका, सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ ये अपने लेंथेनाइड श्रेणी है। चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसी के साथ आपकी ये लेंथेनाइड श्रेणी है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल की क्लास में एक्टिनाइड श्रेणी, जो परमाणु क्रमांक 90 से स्टार्ट होकर परमाणु क्रमांक 103 तक चलती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करें। चलो इसी की क्लास यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिनाइड तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही क्लास समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।